A big hello to my YouTube family. Welcome to Diva Classes. This is Divya Vadvani, your economics teacher. Today we'll be solving ISC 2025 examinations specimen paper part 2 for class 12 ISC. तो इसका सेक्शन ए वी हैव ऑलरेडी डन, जिसमें वी हैव स्टडीड अबाउट द 16 मार्क्स MCQs, जिसमें वन लाइनर्स से MCQs से. ठीक है, तो नाउ वी विल स्टडी द सेक्शन बी ऑफ दिस, दैट इज़ ऑफ 32 मार्क्स, जिसके आज हम लोग फ्यू क्वेश्चंस करेंगे. तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 कहता है प्राइसेस ऑफ एयर कंडीशनर्स एंड रेफ्रिजरेटर्स हैव शॉट अप, मीन्स इट हैज़ इंक्रीज्ड इन द न्यू ईयर as consumer durable makers pass on the impact of rising raw materials and higher freight charges to customers. मतलब प्राइजेज ऑफ एयर कंडीशनर्स और रेफ्रिजरेटर्स जो हैं वो न्यू ईयर पे बढ़ गए हैं. एंड वाई? बिकॉज उसका जो कॉस्ट है, रॉ मटेरियल जो इनपुट कॉस्ट है वो बढ़ गई है, एंड बिकॉज ऑफ द फ्रेट चार्जेस. एंड होम अप्लायंसेज लाइक वॉशिंग मशीन्स में ऑल्सो विटनेस 5 to 10% प्राइस हाइक लेटर दिस मंथ या फिर इन मार्च. ठीक है, तो बोला गया है कि और उसके अलावा जो होम अप्लायंसेज हैं, वॉशिंग मशीन्स हो गई, तो ये भी 5 से 10% प्राइस हाइक एक्सपेक्ट किया जा सकता है इस मंथ और बाय द एंड ऑफ मार्च, मीन्स फेब्रवरी मार्च में. तो यू हैव टू एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ सप्लाई ऑफ दिस कंज्यूमर ड्यूरेबल, कि व्हाट इज़ द, मतलब अगर जो प्राइजेस हैं वो राइज हो रहे हैं तो what will be the behavior of supply, and you have to tell the same by a given diagram. So this is of 2 marks, जिसकी आंसर की has already been given, तो I am just explaining it to you. ठीक है, जिसमें बोला गया है that supply will decrease क्योंकि as the same supply will be at a higher price, और lower supply at a same price due to an increase in the cost of production और transportation. मतलब कि freight charges के कारण जो cost increase हो रही है, इट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ डायरेक्टली बिकॉज ऑफ द प्राइस दैट इज़ राइजिंग. अगर प्राइस राइज हो रहा होता तो हम लोग कंसिडर कर सकते थे कि ठीक है, लॉ ऑफ डिमांड इज टेकिंग प्लेस, जिसका जो कर्व है वो ऐसे जाता. लेकिन यहाँ पर दिस इज़ ड्यू टू अदर फैक्टर्स, जैसे कि इनपुट प्राइसेस आर राइजिंग, फ्रेट चार्जेस, ट्रांसपोर्टेशन के कारण ये राइज हो रहा है. तो हेंस देयर विल बी लेफ्टवर्ड शिफ्ट, it will be supply curve will shift leftwards as shown here, because the same is because of the higher prices, that is due to the supply, the cost of input is being increased. Okay, so this is shown here as price, same price पर either क्या बताया गया यहाँ पर, that supply will decrease, will as the same supply will be at higher prices, और supply, lower supply will be at the same price due to an increase in the cost of production. तो cost of production increase होने के कारण क्या हो रहा है कि profit margin कम हो रही है. तो due to which either same price पर lesser quantity will be supplied. ठीक है, तो it will be shown like this. तो वो eventually जो है वो leftward shift हो जाएगा. ये हो जाता है एक situation जहाँ पर same price पर क्या हो रहा है, ये एक situation दी हुई है. यहाँ पर सेम प्राइस पर लेसर क्वांटिटी इज़ बीइंग सप्लाइड, और एट द हायर प्राइस सेम क्वांटिटी इज़ बीइंग सप्लाइड. सेम प्राइस पर लेसर क्वांटिटी और हायर प्राइस पर सेम क्वांटिटी इज़ बीइंग सप्लाइड. इन एनी ऑफ द केसेस द सप्लाई कर्व इज़ डिक्रीजिंग, बिकॉज यहाँ पर कॉस्ट इंक्रीज होने के कारण क्या हो रहा है, कंज्यूमर का जो सेलर का प्रॉफिट मार्जिन है वो कम हो रहा है. हेंस द सप्लाई कर्व विल शिफ्ट लेफ्टवर्ड एज शोन बिलो. इन बोथ द केसेस इट विल शिफ्ट लेफ्टवर्ड. ओके, अब कैंडिडेट्स, काउंसिल क्या एक्सपेक्ट करता है आपसे, दैट यू आर रिक्वायर्ड टू ब्रीफली एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑन सप्लाई एज अ रिजल्ट ऑफ द चेंज इन अदर फैक्टर्स, कि अगर अदर फैक्टर्स में चेंज हो रहा है तो क्या होगा. एक्सप्लेनेशन मस्ट बी इन रिलेशन टू द सिचुएशन दैट इज गिवन इन द एक्सट्रैक्ट. फिर नेक्स्ट पार्ट इसमें पूछा गया है, द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज आस्क्ड इज if the price hike in the market is about 10%, this leads to fall in the quantity demanded by 10%. Calculate the price elasticity of demand, and you have to mention the degree of price elasticity also. तो बोला गया है कि अगर प्राइस जो है दैट इज़ चेंजिंग बाय 10%, मतलब कि यहाँ पर हमें क्या दिखा दिया गया है, हमें ओरिजिनल क्वांटिटी और चेंज्ड क्वांटिटी नहीं दिखाई गई है, हमें चेंज ही दिखा दिया गया कि कितना डिफरेंस आ रहा है. एंड दिस लीड्स टू फॉल इन द क्वांटिटी डिमांडेड बाय 12%. अगेन
हम लोग को चेंज दिखा दिया गया है कि मतलब इतना ही डिफरेंस आया है। अगर 15 से 20 में चेंज हो रहा है तो जो हम लोग यहाँ पर गैप निकालते हैं 5 का, वो हमारा ऑलरेडी यहाँ पर दिखा ही दिया गया है कि दिस इज़ द चेंज। यू हैव टू टेल कि प्राइस इलास्टिसिटी कैलकुलेट करनी है एंड यू हैव टू टेल कि ये कौन सा डिग्री ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी है। ओके, तो इट इज़ कैलकुलेटेड हियर। फर्स्ट यू विल मेंशन द फॉर्मूला जिसमें लिखा हुआ है चेंज परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो क्वांटिटी डिमांडेड वाज 12, द चेंज इन प्राइस वाज 10। इतने परसेंट से चेंज हुआ है तो आंसर विल बी 1.2 एंड जस्ट बिकॉज कि ये जो है ये 1 से ज़्यादा है तो इट विल बी कंसिडर्ड एज प्राइस इलास्टिसिटी इज़ ग्रेटर दैन 1, दैट इज़ इट इज़ रिलेटिवली इलास्टिक। ठीक है, अगर प्राइस इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 0 it will be termed as perfectly inelastic. ठीक, if price elasticity is equal to infinity it will again be perfectly elastic. फिर अगर if price elasticity is equal to 1, this you all know, हम सिर्फ रिवाइज करवा रहे हैं, is equal to 1 it will be termed as unitary elastic. Then if price elasticity is greater than 1, यहाँ पर क्या है 1.2 आया है। अच्छा देखो 1 यहाँ पर कैसे होता है, मान लो 100% से चेंज हो रहा है प्राइस, 100% से चेंज हो रही है डिमांड, इसको कट करेंगे तो 1 आंसर आएगा। यही जो 1 है यहाँ पर लिया गया है एज यूनिटरी इलास्टिक। मोर चेंज है, क्वांटिटी डिमांडेड अगर मान लो 120 है तो चेंज ज़्यादा हो रहा है तो ऑब्वियसली जो आंसर आएगा वो मोर देन 1 होगा, हेंस इट विल बी टेकन एज रिलेटिवली इलास्टिक। ओके, एंड द नेक्स्ट वन, द लास्ट वन इज प्राइस इलास्टिसिटी इज लेसर दैन 1, तो इन सच केस इट विल बी रिलेटिवली inelastic. ठीक, तो here the case is that the demand is relatively elastic. Now the next question that says is question number 3, that Union Finance Minister Mrs. Nirmala Sitharaman announced that during her budget speech that the center would reduce its fiscal deficit to 5.1% of the gross GDP in 2024. प्रेजेंट फिजिकल डेफिसिट इज़ 5.8%, अभी जो है 5.8% है और उस वी विल ट्राई टू रिड्यूस इट बाय 5.1%। तो इसका व्हाट वुड बी द इम्पैक्ट इस डिसीजन का, अगर हम फिजिकल डेफिसिट कम करते हैं तो उसका गवर्नमेंट बोरोइंग पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और क्यों। तो दिस इज़ अ 2 मार्क्स आंसर जिसका द सॉल्यूशन इज रिटन हेयर। ओके, so first we'll know what is fiscal deficit. This is the difference between the government's total expenditure and its total revenue. अगर the expenditure is greater than its revenue, it will be fiscal deficit. ठीक है, it's measure it is a measure of how much a government is spending than it is earning. जितना उसको मिल रहा है उससे ज़्यादा वो जितना स्पेंड कर रही है, that comes under fiscal deficit. ठीक है ना, डिसीजन ऑफ रिडक्शन ऑफ फिजिकल डेफिसिट, अगर वो ये कहती है कि वो फिजिकल डेफिसिट कम करेगी तो ऑब्वियसली इट विल लीड टू डिक्लाइन इन द गवर्नमेंट बोरोइंग, तो वो गवर्नमेंट बोरोइंग भी वो कम करेगी। कैसे, वाई, बिकॉज फिजिकल डेफिसिट में क्या आता है, टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। इफ दीज थिंग्स आर नॉट रिटन विद यू, राइट इट समवेयर, टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट माइनस टोटल ऑफ दिस रेवेन्यू रिसीट रिकवरीज, मतलब जितनी भी उसके पास इनकम आ रही है, ठीक है, एनी फॉर्म ऑफ रेवेन्यू रिसीट्स है, रिकवरीज फ्रॉम लोन है, अदर रिसीट्स ऑफ द गवर्नमेंट है, वो सारी चीज़ों को मिलाकर हम टोटल एक्सपेंडिचर से माइनस कर देंगे तो जो पैसा उसके पास बचेगा दैट इज़ द बोरोइंग एंड अदर लाइबिलिटीज़ ऑफ द गवर्नमेंट जो उसने ली है। तभी तो वो एक्सपेंड कर रही, तभी तो उसके पास खर्चा एक्सपेंडिचर उसने किया है। रेवेन्यू से ज़्यादा अगर उसका एक्सपेंडिचर है मीन्स एक्स्ट्रा पैसा उसके पास कहाँ से आ रहा है, बोरो करके आ रहा है। दैट बोरोइंग विल बी रिड्यूस्ड अगर वो फिजिकल डेफिसिट को कम करने की बात करते हैं। तो रिडक्शन इन फिजिकल डेफिसिट विल लीड टू रिडक्शन इन द गवर्नमेंट बोरोइंग्स। ठीक है, उसके बाद दिस इज़ इनकम्प्लीट, तो आई कांट डू एनीथिंग इन दैट, इट्स जस्ट कि आपको इसमें द इम्पैक्ट प्लस द फॉर्मूला यू हैव टू मेंशन। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज
that it is believed that increase in public expenditure leads to inflation. ये तो बहुत ऑब्वियस सी चीज़ बताई गई है इसमें कि हाँ हमें ये पता है कि पब्लिक एक्सपेंडिचर जो है वो इन्फ्लेशन को बढ़ाता है. अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस, कब गवर्नमेंट जो है वो ये कंसिडर करती है कि इट इज़ नेसेसरी और इट इज़ प्रूडेंट और इट इज़ यू कैन से लॉजिकल कि हम लोग गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को या पब्लिक एक्सपेंडिचर को इंक्रीज़ कर सकते हैं इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए. तो उसमें वो सर्कमस्टांसेस पूछी गई हैं आपसे. ओके, तो यू हैव टू मेंशन द सर्कमस्टांसेस एज जब भी वेन एवर द सिचुएशन ऑफ इमरजेंसी इज देयर लाइक नेचुरल कैलामिटी, पेंडेमिक, COVID-19 etc., the government can provide subsidies to sellers or producers of the basic necessities to control the upward pressure on prices of these commodities. उस टाइम पर जब प्रोडक्शन नहीं हो रहा है बिकॉज ऑफ दीज एक्सट्रीम सर्कमस्टांसेस और इमरजेंसीज, उस टाइम पर गवर्नमेंट जो है वो क्या कर सकती है, वो इन सेलर्स को और जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, उनको क्या प्रोवाइड कर सकती है, सब्सिडीज़ प्रोवाइड कर सकती है. दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, सो दैट वो उसको प्रोड्यूस करें और ये जो डिमांड पुल इन्फ्लेशन जो बढ़ रहा है उसको वो कंट्रोल या कर्ब कर सकें. ठीक है, और बेसिक नेसेसिटीज़ ये लोग प्रोवाइड कर सके थ्रू प्रोडक्शन. In this situation, government has to increase its expenditure for providing subsidies so that sellers जो हैं anyhow in any case कैसे भी करके वो उसको बनाएं, उसको प्रोड्यूस करें एंड उसको सप्लाई करें. Candidates have to mention the specific situation जहाँ पर government can adopt the policy to take this unusual step. ठीक, तो you have to tell the situations of emergency like natural calamities, wars, pandemics. And then the next question, that is question number 4 says that given the fixed cost as rupees 30, you have to tell TVC and TC from the following data. तो अगर हम लोग इसको एज अ मार्जिनल कॉस्ट यहाँ पर इतनी दी हुई है, ठीक है, और अगर हम लोग इसको यहाँ पर ऐसे मेंशन करते हैं 0, 1, 2, 3, दिस इज़ क्या है, दिस इज़ यूनिट्स या फिर आउटपुट, देन वी विल टेक इट आउट एज marginal. This is total cost, na, this is total fixed cost is given. TFC is given as 30, तो everywhere it is given as 30 and 30 only. ठीक, फिर हम लोग इसमें से निकाल सकते हैं marginal cost is given, that is marginal cost is given as 0, 10, 15 and 25. तो आफ्टर दिस ये हो गया, ये हो गया. TFC इज़ नॉट आस्क्ड बट यू हैव टू मेंशन करोगे तभी उसको वो समझ में आएगी. तो इसके बाद आता है मेरा टोटल वेरिएबल कॉस्ट. टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज़, फर्स्ट में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है तो ऑब्वियसली इट विल बी 0. देन सेकेंड में इट विल बी 10 जितनी बढ़ी है. दूसरे में टोटल 10 + 25 जितनी भी इंक्रीज़ हुई है, जितनी भी कॉस्ट आई है, इट विल बी 25. एंड तीसरे में इट विल बी 25 एंड 25 इट विल बी 50. और लास्ट इज टोटल कॉस्ट. TVC एंड TC हैज़ टू बी ब्रॉट आउट. ठीक है, यहाँ पर हम जोड़ते जाएंगे इसको 10, 10 + 15, 25, 25 + 25, 50. और उसके बाद टोटल कॉस्ट इट विल बी 30 सबसे पहले में. ठीक है, दूसरे में टोटल कॉस्ट यू हैव टू टेक आउट टोटल फिक्स्ड कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट. 30 + 10 40, देन 30 + 25 30, 40, 50, 55 एंड लास्ट में इट विल बी 30 + 50 दैट इज 80. तो इट विल बी 30, 40, 55 और 80. ठीक है, हेयर इट इज गिवन एज, एक मिनट, solution में let us go to the solution of it. It is shown like this. ठीक है, TVC is 0, 25 and 50 and TC is 30, 40, 55 and 80. TFC I have written here so that उसके बाद जो आपका डिफरेंस है, जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो हमने यहाँ पर इसीलिए लिखी है सो दैट आपका जो डिफरेंस है वो यहाँ पर आपको समझ में आ जाए. मार्जिनल कॉस्ट जितनी एडिशनल कॉस्ट होती है जब आप एक एक यूनिट जो है वो ऐड करते जाते हो. तो इसमें क्या दी हुई है, सबसे पहले में
फर्स्ट विल बी दिस 30 विल बी सेम टोटल कॉस्ट, क्योंकि और सब 0 0 है, जो फिक्स कॉस्ट है वही मेरी टोटल कॉस्ट हो जाएगी. दूसरे में इस 30 के साथ हमने 10 रुपये और मेरा मार्जिनल कॉस्ट ऐड ऑन हुई है, तो वो मेरी वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगी. तीसरे में जब हमने थर्ड यूनिट की तो मेरी मार्जिनल कॉस्ट 10 से 15 हुई. ये दोनों मिला करके जो कॉस्ट होगी दैट विल बी दिस 25 रुपीज़. ठीक है. एंड लास्ट में दिस 10, 15 एंड 25 तीनों को मिला करके इट विल बी 50. और टोटल कॉस्ट क्या होती है जब आपका ये 30 फर्स्ट में आया, दूसरे में TVC एंड दिस यू विल ऐड 30 + 10 40, 30 + 25 55, 30 + 50 80. Then next question. Okay, the next question says that you have to tell two differences between returns to factor and returns to scale. आपको दो पूछे गए हैं तो you will mention only two of them. तो इसमें क्या बताया गया है that first is returns to factor and returns to scale. Returns to factor जिसमें सिर्फ एक फैक्टर इज चेंज एंड रिटर्न टू स्केल जिसमें ऑल द फैक्टर्स आर वेरिएबल. तो इसमें लिखा हुआ है दैट इट मीन्स और इंडिकेट्स दैट चेंज इन द लेवल ऑफ आउटपुट दैट इज ड्यू टू चेंज इन वन फैक्टर, ऑल अदर फैक्टर्स रिमेन कॉन्स्टेंट. एंड यहाँ पर इट इज़ अ चेंज इन द लेवल ऑफ आउटपुट दैट इज ड्यू टू द चेंज इन ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. मतलब यहाँ पर रिटर्न्स टू फैक्टर में हम लोग कैपिटल और लेबर दोनों में से किसी एक फैक्टर को चेंज करें और यहाँ पर हम लोग दोनों फैक्टर्स को चेंज कर रहे हैं. तो यहाँ पर द फैक्टर प्रोपोर्शन इट चेंजेस दिस कैपिटल एंड लेबर का, एंड हेयर द फैक्टर प्रोपोर्शन रिमेन्स कांस्टेंट. देयर आर थ्री पॉसिबल रिटर्न्स टू अ फैक्टर, इंक्रीजिंग, कांस्टेंट एंड डिमिनिशिंग. देयर आर थ्री types of returns here, that is increasing returns to scale, constant returns to scale and decreasing returns to scale. अब यहाँ पर to a factor लिखा है इसलिए ये डिफरेंस है. और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट दैट इट इज़ एप्लीकेबल इन द शॉर्ट रन एंड दिस इज एप्लीकेबल इन द लॉन्ग रन, क्योंकि लॉन्ग रन में हम लोग कैपिटल को चेंज कर सकते हैं. यू आर सपोज टू मैंशन एनी टू डिफरेंसेस बिटवीन दीज टू लॉज. द डिफ्रेंसिएशन शुड बी ऑन द कॉमन बेसिस. मतलब जो स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि हाँ बेसिस भी लिखना है, येस इट इज़ नेसेसरी. एंड यू कैन नोटिस वन थिंग कि यहाँ पर एप्लीकेबिलिटी के बाद यहाँ पर लॉन्ग रन शॉर्ट रन नहीं लिखा गया, पूरे फ्रेजेस पूरा सेंटेंस लिखा गया. फ्रेज के फॉर्म में या एक एक वर्ड के फॉर्म में उसको नहीं एक्सप्लेन किया गया. ओके, तो ट्राई टू राइट द होल सेंटेंसेज इन इट. देन द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज दैट you have to draw a well labeled diagram to show AFC and AC curves, average fixed cost curve and average cost curves. You have to tell the nature of these two curves also. So the answer says that first one is average fixed cost curve, that is a rectangular hyperbolic curve or it is asymptotic. Why? Because it keeps on changing because more and more units are applied to total cost. ठीक है, मतलब टोटल एवरेज जो फिक्स्ड कॉस्ट होती है दैट इज टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, उसमें इट कीप्स ऑन. पहले एक सपोज करो दिस इज 30, तो इट विल बी डिवाइडेड फर्स्ट बाय 30, देन इट विल बी डिवाइडेड बाय 2, देन 30 विल बी डिवाइडेड बाय 3. तो इसीलिए इट कीप्स ऑन चेंजिंग. वाई? बिकॉज मोर एंड मोर यूनिट्स आर अलॉटेड टू इट इवेंचुअली, तो वो ग्रेजुअली जो है वो डिक्लाइन होता जा रहा है. ठीक है, इन द सेम प्रपोर्शन. एंड एवरेज कॉस्ट कर्व इज यू शेप्ड. वाई? बिकॉज ऑल द फिक्स्ड कॉस्ट आर इनकर्ड बिफोर द प्रोडक्शन. मतलब जितनी भी फिक्स्ड कॉस्ट है दैट इज इनकर्ड बिफोर एनी प्रोडक्शन टेक्स प्लेस, तो इसीलिए स्टार्टिंग में इट इज़ हाई. And then marginal cost curve keeps on first it will fall and then it will increase, because later जो marginal cost है that is also increasing because of diminishing marginal productivity. तो it is U shape. Then next is you have to study the data that is given below and you have to identify the laws that are followed in the production of A and B depicted by table 1 and table 2. You have to justify your answer reason for each. ठीक है, सबसे पहला इस टेबल 1. टेबल 1 में आप देख सकते हो कि मशीन्स जो हैं
उनका जो प्रपोर्शन है वो सेम है, हम लेबर को एक एक करके इंक्रीज कर रहे हैं। तो ये कौन सा वाला था, अभी हम लोग ने पढ़ा था, दिस इज लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन, ठीक है। और दूसरा इज जिसमें आप देख सकते हो कि द मशीन इज द कैपिटल इज सेम, लेबर इज इंक्रीजिंग, मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है आप देख सकते हो कि ये जो प्रपोर्शन है, फैक्टर प्रपोर्शन जो है, ये भी डिफरेंस में अभी हम लोग ने ये चीज़ पढ़ी है, फैक्टर प्रपोर्शन जो है इट कीप्स ऑन चेंजिंग, ठीक है। और यहाँ पर 5:10, 10:20, 15:30, मतलब यहाँ पर इट विल रिमेन द सेम, 1/2, 1/2, 1/2 का ये जो रेशियो है इट इज़ सेम ओनली। तो दिस इज जहाँ पर मशीन भी चेंज हो रही है, ये भी चेंज हो रहा है, तो दिस इज लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल, दिस इज लॉ ऑफ रिटर्न टू फैक्टर, दिस इज लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल। और बोला गया है इसमें कि यू हैव टू टेल, दोनों को आइडेंटिफाई करना है और बताना है उसमें कि मतलब दोनों को आप कैसे पहचान रहे हो। तो what has been said here, that table A that depicts the law of variable proportion, and here the output increases due to change in capital labor ratio, that is due to change in labor while machine remains constant, ठीक है, जिसमें constant मतलब कि आप देखोगे सब में 5 ही है। Then table 2 that depicts the laws of returns to scale, that is K and L का जो ratio है this is 1/2, that is constant, here output increases due to change in labor and machine at the same rate, so you have to identify the behavior of the output in relation to returns to factor, then provide a reason to support your answers with the help of the laws, okay। इसके बाद बोला गया है इसमें, then the next question is a perfectly competitive firm, this is the last question as of today, last 2 questions, a perfectly competitive firm always enjoys normal profit in the long run irrespective of the situation it faces in the short run, भले ही वो अच्छी सिचुएशन फेस कर रही है या पॉजिटिव या नेगेटिव, फेवरेबल या अनफेवरेबल, लेकिन लॉन्ग रन में वो हमेशा नॉर्मल प्रॉफिट पाती है या फिर एंजॉय करती है। वाई, यू हैव टू डिस्कस द स्टेटमेंट इन ब्रीफ, ठीक है। तो इसके 2 पॉइंट्स यहाँ पर दिए हुए हैं। फर्स्ट वन, इफ़ अ फर्म इज़ एंजॉइंग सुपर नॉर्मल प्रॉफिट इन द शॉर्ट रन, तो नए फर्म्स जो है वहाँ पर एंटर करेंगी इन द इंडस्ट्री। अच्छा, फर्स्ट इज परफेक्ट कॉम्पिटिशन इज़ अ मार्केट, इट इज़ अ थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट जहाँ पर जितने भी मार्केट हैं, जितने भी फर्म्स हैं, दे सेल आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स, देयर इज़ नो फर्म इज़ हैविंग मार्केट कंट्रोल, देर आर मैनी बायर्स एंड सेलर्स, जिसे हम कहते हैं लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, देर इज़ फ्री एंट्री एंड एग्जिट, होमोजेनियस प्रोडक्ट्स आर देयर इज़ कंप्लीट नॉलेज एंड नो प्राइस कंट्रोल, ऑल आर प्राइस टेकर्स, ओके। तो sorry, when a firm is enjoying supernormal profit in the short run, नए firms will enter in the market in the long run, which will cause an increase in the market supply। तो उस टाइम पर जो 2 लोग मार्केट सप्लाई को मैनेज कर रहे थे, अब वो लोग 10 लोग करेंगे, जिसके कारण देयर विल बी फॉल इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, क्योंकि बहुत सारे फर्म्स एंटर हो गए मार्केट में, तो दैट इज़ वाई देयर विल बी फॉल इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी टिल इट बिकम्स इक्वल टू एवरेज कॉस्ट, एंड द फर्म इज़ गोइंग टू एन्जॉय नॉर्मल प्रॉफिट, जब तक कि वो जो उनका जो कर्व है वो एवरेज कॉस्ट कर्व के जैसे नहीं हो जाता है। देन अगर अब ये एक सिचुएशन थी, ठीक है, दैट वाज सिचुएशन नंबर 1। द सेकेंड सिचुएशन इज गिवन हियर कि इफ़ द फर्म फेस लॉस इन द शॉर्ट रन, अगर वो लॉस फेस कर रही है तो ऑब्वियसली कुछ इंडस्ट्रीज से मतलब दे विल एग्जिट इन द लॉन्ग रन, विच विल डिक्रीज कॉस्ट डिक्रीज इन द मार्केट सप्लाई, दिस विल लीड टू राइज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी टिल इट बिकम्स इक्वल टू एवरेज कॉस्ट, एंड हेंस द फर्म इज गोइंग टू एन्जॉय नॉर्मल प्रॉफिट, क्योंकि अब जो मार्केट में बहुत सारे फर्म से वो सब चले जा चुके हैं, सिर्फ कुछ ही रह गए हैं। तो कैंडिडेट्स हैव टू एक्सप्लेन बोथ द केसेस ऑफ सुपर नॉर्मल प्रॉफिट एंड लॉस इन द शॉर्ट रन एंड हाउ द फर्म अचीव्स नॉर्मल प्रॉफिट इन द लॉन्ग रन, ये सारी चीज़ें आपको इसमें बतानी पड़ेंगी, ओके। फिर द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि अ फर्म फिफ्थ का सेकेंड पार्ट, अ कार कंपनी डब्ल्यू hired an international cricket player for its endorsement in India, जो सपोर्ट फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए। तो हम लोग एक कंपनी है डब्ल्यू जिसने इंटरनेशनल क्रिकेट प्लेयर को हायर किया। देयर वाइल 2 other car companies
वाई और आर ने क्या किया, दे हायर 2 बॉलीवुड फिल्म स्टार्स फॉर देयर पर्पज. यू हैव टू एक्सप्लेन द फीचर ऑफ द कॉम्पिटिटिव मार्केट इंडिकेटेड हियर. अगर कार कंपनीज है तो हमें सबसे पहले ही समझ में आ जाता है दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ ओलिगोपोली गिवन हियर. ठीक है, तो अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन जो है दैट वी विल अंडरस्टैंड. नाउ दिस इज अ सेल्स प्रमोशन मेजर. पूछा गया है ना कि what kind of characteristic is this. तो oligopoly market is a market condition जहाँ पर there are only few companies that run the market. They sell either homogeneous products or heterogeneous products जहाँ पर intense competition होता है. तो ये एक सेल्स प्रमोशन मेजर है इन व्यू ऑफ इंटेंस कॉम्पिटिशन एंड इंटरडिपेंडेंस ऑफ द फर्म्स अंडर ओलिगोपोली. ठीक है, ये एक स्पेसिफिक की पॉइंट है यहाँ पर. देन हर फर्म जो है अंडर दिस मार्केट फॉर्म enjoys large market share due to small number of firms. कम firms होती हैं इसलिए every company is enjoying larger share. Every firm's action affects its rivals. So while taking a decision, firm has to take into account the impact on and reaction of its rival. This phenomenon is reflected in the example कि मतलब एक ने ऐसा किया तो जो दूसरे हैं वो भी वैसे ही कर रहे हैं. तो you have to explain कि sales promotion measure with reference to intense competition and interdependence, that is of 2 marks. So this is all for today. I hope you all have understood this much. Rest we'll be doing soon. Till then, keep preparing. Best wishes. Thank you.